नमस्कार मित्रों, आज हम हिंदी में व्याकरण का जो इकाई है जिसका शीर्षक है संज्ञा, उसके बारे में हम आज अभ्यास करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा यानी कि नाम। देखते हैं उसकी व्याख्या। संज्ञा किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, पदार्थ, स्थान, गुण, भाव या अवस्था दर्शाने वाले पद को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की इस व्याख्या के आधार पर हमें पता चला किसका बोध करते हैं, तो क्या व्यक्ति, पशु, पक्षी, पदार्थ, स्थान, गुण, भाव या अवस्था, इस सारी बात का बोध जिसके माध्यम से होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कुछ 5 प्रकार हमारे सामने देखने को मिलते हैं, जिसमें से सबसे पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। सबसे पहले उसकी व्याख्या के बारे में हम जानते हैं। किसी खास व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करने वाले पद को संज्ञा कहते हैं। किसी खास व्यक्ति, प्राणी या स्थान। पूरे विश्व में कई सारी ऐसी चीजें हैं, कई सारे ऐसे पदार्थ हैं, कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिसका बोध हमें कराते हैं। इस सारी बाबतों को हम संज्ञा के आधार पर प्रस्तुत कर सकते हैं। देखते हैं उसके उदाहरण। सबसे पहला उदाहरण है सचिन अच्छा खिलाड़ी है। यहां पर व्याख्या के माध्यम से हमें बताया गया किसी व्यक्ति, प्राणी या स्थान। पहले उदाहरण में हमें बताया गया है सचिन अच्छा लड़का है, यानी कि सचिन क्या है, तो क्या व्यक्ति का नाम है। व्यक्ति का नाम का उद्घोष करता है, इसलिए यहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है सचिन। दूसरा उदाहरण देखते हैं। हिमालय बड़ा पहाड़ है। यहां पर भी एक बात प्रस्तुत की गई है जिसका नाम है हिमालय। हिमालय क्या है, तो क्या पहाड़ है, लेकिन हिमालय एक नाम है। नाम होने की वजह से उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कह सकते हैं। तीसरा उदाहरण है अहमदाबाद प्राचीन नगर है। इस वाक्य में हमें बताया गया है अहमदाबाद के बारे में, तो अहमदाबाद एक नाम है और इस नाम को हम कह सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। चौथा उदाहरण है गंगा पवित्र नदी है। नदी जाती है, लेकिन यहां पर हमें एक नदी के बारे में बताया गया है और वह नदी है गंगा। गंगा नाम है और नाम होने की वजह से गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। और 5वां उदाहरण है चेतक अनोखा घोड़ा है। घोड़ा, इसकी हमें जाति का निर्देश किया गया है, लेकिन यहां पर हमें उसका नाम बताया गया है और वह नाम है चेतक। चेतक एक नाम का उल्लेख करता है, इसलिए यहां पर चेतक व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। इस तरह से व्यक्ति, प्राणी या स्थान का निर्देश जहां पर होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कह सकते हैं। दूसरा प्रकार हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। सबसे पहले उसकी व्याख्या देखते हैं। जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। समुचित जाति का निर्देश जहां पर होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कोई एक व्यक्ति नहीं, कोई एक वृक्ष नहीं, कोई एक पदार्थ नहीं, लेकिन उसके समूह का उल्लेख
किया जाता है, समग्र जाति का उल्लेख किया जाता है। देखते हैं हम उसके उदाहरण। सबसे पहला उदाहरण है नदी पवित्र होती है। पहले उदाहरण में हमें नदी का उल्लेख बताया गया है जो संपूर्ण जाति का निर्देश करती है। कौन सी नदी, उसका यहां पर कोई भी निर्देश नहीं किया गया है, इसलिए सभी नदियों की बात यहां पर इस वाक्य के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। दूसरा उदाहरण है पेड़ बहुत अच्छे लगते हैं। कौन सा पेड़, उसके बारे में कोई निर्देश नहीं है, लेकिन उसकी संपूर्ण जाति का निर्देश किया गया है, इसलिए यहां पर होता है पेड़। संपूर्ण जाति पेड़ की बताई गई है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा पेड़ है। तीसरा उदाहरण है गाय की रक्षा करनी चाहिए। गाय का नाम भी हो सकता है। यदि गाय का कोई निश्चित नाम होगा तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर समाविष्ट करेंगे, लेकिन यहां उसकी संपूर्ण जाति का निर्देश किया गया है, इसलिए गाय जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। चौथा उदाहरण है सैनिक हमारी रक्षा करते हैं। कौन सा सैनिक, उसके बारे में कोई बात नहीं प्रस्तुत की गई है, लेकिन उसकी संपूर्ण जाति का उल्लेख किया गया है। सैनिक जाति है, इसलिए सैनिक यहां पर बनती है जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा का तीसरा प्रकार है समूहवाचक संज्ञा। देखते हैं हम उसकी व्याख्या के बारे में। जो शब्द या पद समूह का बोध कराते हैं उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। पहले हमने देखा व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसके बाद देखा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा प्रकार है समूहवाचक संज्ञा जो समूह का निर्देश करता है। देखते हैं हम उसके उदाहरण। सबसे पहला उदाहरण है आज मेले में भीड़ थी। यहां पर मेले की बात बताई गई है, लेकिन वहां पे समूह कौन सा है? भीड़। कई सारे लोग जब एकत्र होते हैं तब लोगों की भीड़ बनती है और उसे कहते हैं समूहवाचक। पहले वाक्य में समूहवाचक संज्ञा है भीड़। उसके बाद दूसरा उदाहरण है मेरा दल दूसरे के दल से अच्छा है। यहां पर समूह का बोध होता है दल। दल यानी कि झुंड। 1 2 3 4 5 6 कई सारे लोग जब एकत्र होते हैं तब एक दल बनता है और दल समूह का निर्देश करता है, इसलिए दूसरे वाक्य में है दल समूहवाचक संज्ञा। तीसरा उदाहरण है तुम्हारे पास कौन से फूल का गुच्छा है। यहां पर बात प्रस्तुत की गई है फूल की, लेकिन फूल जाति का निर्देश करता है। कौन सा फूल, इसके बारे में कोई भी बात हमारे सामने प्रस्तुत नहीं हुई है, लेकिन वाक्य बताया गया है कि कौन से फूल का गुच्छा है। गुच्छा यानी कि समूह। कई सारे फूल जब एकत्र किए जाते हैं और एकत्र होने के बाद उसका गुच्छ बनता है। यहां पर समूह का निर्देश होता है गुच्छा, फूलों का समूह। यहां पर बात बताई गई है भीड़ यानी कि लोगों का समूह। दूसरी बात बताई गई है दल, कई सारे व्यक्तियों का समूह। तीसरी बात बताई गई है गुच्छा, कई सारे फूल का समूह। ये सारे उदाहरण में हमें प्रस्तुत किया गया है लोग या फूल के समूह के बारे में। जब समूह का निर्देश किया जाता है तब समूहवाचक संज्ञा बनती है। उसके बाद बात करते हैं चौथे प्रकार की द्रव्यवाचक संज्ञा। जो शब्द पद प्रायः खाने पीने की वस्तुओं और
धातुओं का बोध कराते हैं उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। खाने पीने की वस्तु या धातु जिसका निर्देश करते हैं उसे कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। सबसे पहले बात करते हैं हम पहले उदाहरण के बारे में। गिलास में पानी ज्यादा है। यहां पर किस द्रव्य की बात बताई गई है? तो सबसे पहले बताया है पानी। पानी क्या है? तो द्रव्य है, इसलिए पानी द्रव्य का निर्देश करता है। दूसरा उदाहरण है पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। आज की स्थिति, वास्तविकता यहां पर बताई गई है। पेट्रोल द्रव्य है, इसलिए पेट्रोल को बताया गया है द्रव्यवाचक संज्ञा। तीसरा उदाहरण है दूध में से कई चीजें बनती है। तो यहां पर द्रव्य कौन सा है? यहां पर द्रव्य है दूध। दूध एक द्रव्य है जिसमें से कई सारी चीजें बनाई जाती है। और चौथा उदाहरण है सोना कीमती धातु है। व्याख्या में निर्देश किया गया था खाने पीने की वस्तु और इसके साथ धातु का बोध कराते हैं। खाने पीने की वस्तु या धातु, चौथे उदाहरण में हमें बताया गया है धातु के बारे में। सोना हो, चांदी हो, ये सारी धातुएं हैं। सोना कीमती धातु है, तो धातु कौन सी हुई? सोना। सोना को कहेंगे हम द्रव्यवाचक संज्ञा। कोई भी खाने पीने की चीज हो या किसी धातु का निर्देश जब किया जाता है तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कही जाती है। पांचवा प्रकार है भाववाचक संज्ञा। ठीक तरह से इसे याद रखना है। सबसे पहले देखते हैं उसकी व्याख्या के बारे में। जो शब्द गुण, दोष, भाव, दशा, अवस्था, स्वभाव आदि के बारे में बोध कराते हैं तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिसमें भाव दिखाया जाता है। मुख्य तौर पर कोई भी वाक्य हो, कोई भी शब्द हो तो उसमें भाव प्रस्तुत होता है। देखते हैं हम उसके उदाहरण के बारे में। सबसे पहले बताया गया है मुझे आप क्षमा कीजिए। क्षमा भाववाचक उदाहरण है। क्षमा देखी नहीं जाती, सिर्फ महसूस की जाती है, इसलिए यहां पर क्षमा भाववाचक का निर्देश करती है। इसलिए पहले उदाहरण में बताया गया है क्षमा को भाववाचक संज्ञा। दूसरा उदाहरण है हमें हमेशा ही सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। तो यहां कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें भाव, स्थिति, अवस्था, गुण इसका निर्देश किया गया है? तो पूरे वाक्य में हमें पता चलता है सत्य। जीवन में हमें हमेशा ही सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। तो सत्य एक भाव का निर्देश करती है, इसलिए सत्य शब्द को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा उदाहरण है जीवन में सुख और दुख आते ही है। हमारे जीवन में सुख और दुख हमेशा ही आते हैं। तो यहां पर भी भाव के बारे में बताया गया है, स्थिति के बारे में बताया गया है, अवस्था के बारे में बताया गया है। कौन सी अवस्था, कौन सी स्थिति है? सुख और दुख। हमारे जीवन की सुख की अवस्था और दुख की अवस्था, ये दोनों ही अवस्था है जिसमें भाववाचक संज्ञा का निर्देश होता है। इसलिए यहां पर क्षमा, सत्य, सुख, दुख यह सारे ऐसे शब्द हैं, यह सारे ऐसे पद हैं जिसमें भाव का निर्देश किया गया है। यहां पर 5 संज्ञा और संज्ञा के प्रकार के बारे में हमने जाना। मुझे लगता है अब संज्ञा के बारे में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आभार।